स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारे पास PHP में कि इस सेट मेथड जो है वो हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, और हमारे पास सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं और वो किस तरीके से हमारे पास काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है PHP की। इस सेट आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो क्या कह रहा है कि ये इस सेट क्या है हमारे पास, डिटरमाइन इफ अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड इट इज डिफरेंट देन नल। इस सेट आपके पास क्या करता है, देखिए यार सिंपल, अगर मैं इसको थोड़ा सा हम लोग काम कैसे पहले चलते हैं कोड की तरफ, ताकि मैं आपको वहां से इजीली समझा सकूं। और मैं आता हूँ और एक यहाँ से जरा स्क्रीन शेयर कर लें। तो आ जाते हैं अपने जेम फोल्डर में, और इस फोल्डर में आने के बाद मैं चले जाता हूँ htdocs में, और यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं और हम पढ़ लेते हैं इस सेट। इसका नाम रख देते हैं फंक्शन। और बस पहले से मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर फोल्डर बना लेते हैं, सही है, इस सेट फंक्शन के नाम से बना लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मैं जो है वो इसको CMD में ओपन कर लेता हूँ, CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, और VS कोड में अपना जो ये फोल्डर है वो खोल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मैं एक फाइल बना लेता हूँ index.php के नाम से। मैंने एक फाइल बना ली है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर व्यू दिख सके। और यहाँ पर मैं जो है वो एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ PHP की, और उसके बाद लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP, और उसके बाद यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क और देन ये क्लोज। फाइल को कर लिया सेव, ये मेरे पास बन चुकी है बॉयलर प्लेट। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि मैं जो है एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, ये डॉलर नेम, और डिक्लेयर करके मैं क्या कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है, हमारा इस सेट वेरिएबल क्या करता है, हमारा इस सेट वेरिएबल चेक करता है कि आपने जो वेरिएबल बनाया या आपने उसमें आपने उसकी कोई वैल्यू सेट की या नहीं की। वेरिएबल का डिक्लेयर करना और डिक्लेयर करके उसके अंदर कोई वैल्यू को सेट करना। अगर आप ये कंडीशन चेक करना चाहते हो कि एक वेरिएबल है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसके अंदर कोई वैल्यू सेट की गई है या नहीं सेट की गई है, वो आप चेक कर सकते हो इस सेट की मदद से। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर अगर मैं जैसे वो बनाऊं, कंडीशन बनाऊं इफ, और इफ करने के बाद मैं लिखूं डॉलर नेम। तो यहाँ पर मैं कौन सा इस के अंदर क्या यूज करूंगा, एक जो मैंने बताया आपको इस सेट फंक्शन मेरे पास इस सेट, और यहाँ पर मैंने इसको यूज किया, और यूज करने के बाद मैं इसके अंदर क्या डाल देता हूँ, डॉलर नेम। ये क्या चेक करेगा, ये चेक करेगा कि आपके पास ये जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और अगर वेरिएबल एग्जिस्ट करता है तो आपने उसमें कोई वैल्यू को सेट किया या नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने क्या बनाया, इस सेट, अगर इसके अंदर कोई ये वेरिएबल डिक्लेयर है और इसके अंदर कोई वैल्यू सेट है, यहाँ पर वहां पर मैंने क्या किया, एक इस सेट फंक्शन को यूज किया, और उसमें मैंने क्या पास कर दी, ये वेरिएबल जो कि मैंने ऊपर बना रखा है। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ इसके जरिए, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया है, अभी डिक्लेयर करके छोड़ दिया, आप देखो सिर्फ डिक्लेयर किया, इसमें कोई वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसमें कोई वैल्यू को मैं क्या कर दूं, पास कर दूं। जैसे मैंने कह दिया कि यार डॉलर नेम इज इक्वल टू असद, या फिर मैं डॉलर नेम इज इक्वल टू कोई भी डेटा टाइप पास कर दूं, बूलियन हो गई, चाहे वो एरे हो गई, या कोई भी चीज पास कर दूं। तो मैं यहाँ पर आके आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ एको में एक मैसेज पास कर देता हूँ। क्या मैसेज पास कर देते हैं कि हम वैल्यू इज सेट, क्या कर देते हैं कि हमने क्या कर दी, वैल्यू सेट कर दी है। ठीक है, अब ये कब आएगा, ये मैसेज तब आएगा जब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। एल्स में आते हैं, और एल्स में आने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, सेम यही मैसेज पास कर देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, वैल्यू इज नॉट सेट। फाइल को सेव करते हैं और जैम्प में आते हैं, जैम्प कंट्रोल पैनल में आते हैं, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोनों सर्विसेज जो है वो स्टार्ट कर लेता हूँ। और स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आते हैं लोकल होस्ट 88, पोर्ट हमारे पास 88 है, स्लैश, और हमने फोल्डर का नाम क्या रखा था, इस सेट फंक्शन, इस सेट फंक्शन। ठीक है, एंटर किया, अच्छा सॉरी, यहाँ पर फाइल का नाम गलत है, इस सेट, सॉरी, कैपिटल में आई थी हमारे पास फोल्डर का, नहीं अभी भी गलती है। कहाँ गलती कर रहे हैं हम, काम करते हैं यहाँ से नाम कॉपी कर लेते हैं, इसीलिए मैं ये जो है ना वो नाम नहीं रख रहा था। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, वैल्यू इज नॉट सेट। वैल्यू इज नॉट सेट इसने क्यों बात की है, क्योंकि मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर तो किया, लेकिन उसको इनिशियलाइज यानी कोई वैल्यू को मैंने उसके अंदर क्या नहीं किया, सेट नहीं किया, पास नहीं किया, सेट नहीं किया उसके अंदर किसी वैल्यू को। तो मेरे पास क्या आ गया कि वेरिएबल इज नॉट सेट। अगर मैं एक बात जो कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर बहुत जरूरी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, returns true if var exists and has any value other than null, false otherwise। मतलब ये लाइन क्या कह रही है, ये लाइन आपको ये बता रही है कि यार आप ये याद रखो, कोई भी वैल्यू इसके अंदर मौजूद हो, मतलब इस वेरिएबल आपने जो बनाया इसके अंदर कोई स्ट्रिंग मौजूद है, कोई एरे पास है, कोई ऑब्जेक्ट पास किया है, कोई बूलियन कंडीशन पास किया है, आपने कुछ भी इसके अंदर वैल्यू पास की है, तो ये क्या रिटर्न करेगा कि इसके अंदर ये वैल्यू है, यानी ट्रू रिटर्न करेगा। देखिए आपके पास इस सेट दो वैल्यू रिटर्न करता है, या तो 0 या तो 1। 0 कब देता है, जब उसको कोई वैल्यू
नहीं मिलती, यानी जब कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता उसमें वैल्यू सेट नहीं होती। और 1 कब आता है आपके पास, जब वैल्यू उसके अंदर सेट हुई भी होती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यार आप इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर कोई भी डेटा टाइप पास कर दो, यानी कोई भी किस्म का डेटा आप इसके अंदर पास कर दो, कोई भी डेटा, किसी भी टाइप का डेटा, सही है, तो ये क्या रिटर्न करेगा हमेशा, ट्रू। लेकिन अगर फॉल्स हुआ तब क्या होगा, खैर वो देखते हैं। फाइल को सेव किया, यानी अभी इसके अंदर मैंने देखो डिक्लेयर तो किया, और डिक्लेयर करने के बाद मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कोई वैल्यू को क्या कर दिया, सेट भी कर दिया। सेट किया है कि नहीं किया है, क्या सेट किया, असल मैंने इसके अंदर क्या कर दिया, वेरिएबल को सेट कर दिया। तो अब इसमें से कौन सा जो है वो कंडीशन चलेगी, कौन सी वाली, वैल्यू सेट। वैल्यू सेट क्यों चलेगी, क्योंकि अभी आके चेक करेगा कि इसको मैंने सेट करवाया है, तो जब मैंने सेट करवाया है तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर देखो वैल्यू इज सेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप, मान लीजिए मैं इसके अंदर वैल्यू तो सेट कर रहा हूँ लेकिन ब्लैंक, नल, मैं कुछ देना ही नहीं चाह रहा। अब भी ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू इज सेट। देखो नल भी एक वैल्यू है, मैंने आपको बताया था, नल का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं, लेकिन नल कुछ नहीं है लेकिन वैल्यू है। क्लियर होगी बात, यानी इसके अंदर कुछ मौजूद है, वो कुछ नहीं है लेकिन मौजूद है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पर मैंने क्या यूज किया, खाली यूज किया, तो उसने मुझे क्या आंसर दे दिया, इसकी वैल्यू सेट है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एक बात लिखी है मैनुअल के अंदर, कहता है फॉल्स अदरवाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ना पास करके मैं पास कर दूं फॉल्स, तो क्या आंसर आएगा, और मैं आके रिफ्रेश करूं तो आप देखो क्या आ रहा है, वैल्यू इस है। अच्छा ये कहाँ पर आपके कंडीशन मैच करिए, मैं आपको बताता हूँ तब देखिए। अभी वो ये तो चेक कर रहा है कि इसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ मौजूद है। अभी इस सेट क्या कर रहा है कि वैल्यू को सेट किया गया है, तभी इसे ट्रू रिटर्न कर दिया। क्लियर होगी बात। अभी मैं ये भी चाहता हूँ कि यार ये चेक करे कि ये वैल्यू खाली है, ये भी चेक करे, क्या चेक करे कि ये वैल्यू अभी मेरे पास खाली है। तो मेरे पास एक और फंक्शन आता है जिसका नाम है एम्प्टी। क्या है, एम्प्टी। मैं आपको बताता हूँ, जरा इसको क्लोज करता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अगर मैं इफ लिखूं और यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है एम्प्टी के नाम से, ठीक है, मैंने पास किया यहाँ पर, और मैंने डॉलर नेम इसके अंदर पास कर दिया, फाइल को सेव किया, और सेव करने के बाद यहाँ पर आके लिखता हूँ एको, और एको लिखने के बाद मैं लिखता हूँ अगर एम्प्टी है तो क्या दिखा दो, वैल्यू इज एम्प्टी। और अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या दिखा दो, वैल्यू इज। फाइल को सेव कर देते हैं और रिफ्रेश करते हैं पेज को। अच्छा जी, तो हमने यहाँ पर लिखा कि यार हमने एक वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल के अंदर हमने कुछ नहीं इंसर्ट किया, एक एम्प्टी वैल्यू छोड़ दिया, यानी खाली है आपके पास, आप देख सकते हो। तो इफ एम्प्टी, अगर एम्प्टी है, एम्प्टी क्या है मैंने उसको बताया, क्या बताया कि कौन सा वेरिएबल एम्प्टी है, किसको चेक करने होगा, डॉलर नेम को। अगर एम्प्टी है तो रिजल्ट में क्या दिखा दो, कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो क्या दिखा दो, क्या दिखा दो, वैल्यू इज एम्प्टी। अदरवाइज सही है, अगर सेव करें, फाइल को रिफ्रेश करें, पेज को रिफ्रेश करें तो क्या आता है, वैल्यू इज नॉट एम्प्टी। सही है, क्यों एम्प्टी नहीं है, अच्छा ऐसा क्यों हुआ, मैंने इसमें कोई ना कोई वैल्यू दी हुई है, ये खाली नहीं है अभी। ठीक है, ये देखो गार्बेज वैल्यू तो होती है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू अभी है, तभी इसने मुझे क्या दे दिया, एम्प्टी। अच्छा एम्प्टी में एक चीज बहुत जरूरी है, वो क्या है, अगर मैं कोई नेम में आके यहाँ पर कंडीशन पास कर दूं फॉल्स, देखिएगा बात सुनिए, क्या मैंने पास कर दिया, फॉल्स, फाइल को सेव कर दूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये कहेगा वैल्यू इज एम्प्टी। ऐसा क्यों कहा, देखिए देखिए एम्प्टी तब तक ट्रू है जब तक उसमें कुछ मौजूद है, चाहे वो स्पेस क्यों ना हो। सही है, वो कहेगा यार ये एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर कंडीशन आपने बुलियन में अगर फॉल्स भी पास कर दिया तो उसकी नजर में ये खुद को क्या समझेगा, ये क्या है, एम्प्टी है। क्लियर हो गई बात। एम्प्टी ये तभी होगा जब आप यहाँ पर बुलियन पास करोगे फॉल्स, यानी ये क्या हो चुका है, खाली है, तो इसने इसने क्या रिटर्न किया आपको, कि वैल्यू इज एम्प्टी। क्लियर हो गई बात, क्योंकि कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जैसे, अच्छा दोबारा से रिवीजन करते हैं इस सेट का। इस सेट हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम ये चेक कर सके कि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमने उसमें कोई वैल्यू को सेट किया है, आया या नहीं किया। एम्प्टी फंक्शन इसलिए यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे पास हमने कोई वैल्यू के अंदर एम्प्टी तो पास नहीं कर दी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं पेज को बंद करूं और ये कोड वापस से मैं ओपन कर रहा हूँ, नीचे वाला लास्ट वाला, ठीक है, और यहाँ पर आके मैं इसके अंदर कोई वैल्यू पास कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने पास कर दी, कुछ भी पास नहीं किया, फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पर आके इसको मैंने कर दिया रिफ्रेश। अच्छा देखिए, इस सेट अगर आप बात कर रहे हो ना डिक्लेयर के साथ, अगर आप इसकी डिक्लेरेशन की बात कर रहे हो और अगर कोई वैल्यू नल है और यहाँ पर आप चेक करते हो एंड एंड लगाकर एम्प्टी, यहाँ पर आप लगाते हो एम्प्टी फंक्शन का भी यूज करते हो और एम्प्टी के अंदर पास कर देते हो कि चेक करो क्या ये एम्प्टी है या नहीं, और मैंने पास कर दिया डॉलर नेम। अच्छा अब कंडीशन क्या बनाई है, फर्स्ट कंडीशन ये चेक करेगी कि ये चेक करो कि आया ये वेरिएबल
डिक्लेयर हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या वैल्यू सेट हुई है उसके ऊपर। क्लियर हो गई बात। एंड एम्प्टी, ये चेक करो क्या ये एम्प्टी तो नहीं है। तो अभी आपके अकॉर्डिंग इस वेरिएबल में क्या हो रहा है, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ये डिक्लेयर तो हो गया और कोई वैल्यू भी सेट हो गई है, ऐसा ही है, ऐसा है। अगर हम बात करें क्या ये एम्प्टी है, नहीं है, एम्प्टी है नहीं, हाँ एम्प्टी है, बोलो ये एम्प्टी है या नहीं है। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखिए रिजल्ट क्या आता है, वैल्यू इज नॉट सेट। अच्छा इसने कहा वैल्यू इज नॉट सेट, ऐसा क्योंकि फॉल्स क्यों हो गया, क्योंकि एंड की कंडीशन क्या करती है, अगर दोनों चीजें ट्रू हो तभी कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज फॉल्स हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं, मैंने जी हाँ वेरिएबल बनाया है और उसको डिक्लेयर भी किया और उसमें कोई वैल्यू सेट की, अब वो कोई खाली छोड़ा है वो अलग बात है, लेकिन वैल्यू सेट की है, कंडीशन क्या हो गई, एम्प्टी नहीं है ये, एम्प्टी नहीं है ये। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर एक कंडीशन क्या हो जाती है, तो यानी ट्रू फॉल्स क्या हो चुका है, फॉल्स, क्योंकि एंड कंडीशन कहती है कि जब दोनों ट्रू होंगे तभी ये कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। तो इसीलिए रिजल्ट में क्या चला, एल्स, और एल्स में क्या मौजूद था, वैल्यू इज नॉट सेट। तो इसीलिए आपकी स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो गया। तो सिंपल अल्फाज में अगर कहा जाए कि इस सेट इसलिए यूज किया जाता है, तो इस सेट इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारे पास हमारे वेरिएबल में वैल्यू, हमने वेरिएबल को क्रिएट किया या बनाया है या नहीं बनाया है। अगर मैं आपसे यूं कहूँ यार ये मैं अगर कोड क्लोज कर दूं और कोड क्लोज करने के बाद मैं सिंपल जो है वो वेरिएबल ही रिमूव कर देता हूँ, कर दिया इफ, और उसके बाद मैं आगे लिखूं इस सेट, और सेट करने के बाद मैं ये चेक करूं, मैंने एक वेरिएबल बना दी डॉलर नेम, सही है, मैं कहा चेक करो कि ये वेरिएबल सेट हुआ है या नहीं हुआ है, और मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया एको वेरिएबल इज सेट, वेरिएबल इज सेट, और यहाँ पर आके मैंने लिख दिया एल्स में वेरिएबल इज नॉट सेट। अब मुझे बताइए रिजल्ट क्या आएगा, ऐसा क्यों हुआ, वेरिएबल कोई मौजूद है, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, वेरिएबल इज नॉट सेट। क्लियर हो गई बात, अब सबको क्लियर है। ये क्या चेक करता है, ये सिर्फ ये चेक नहीं करता कि यार आपने वेरिएबल को बनाया, डिक्लेयर किया, ये भी चेक करता है कि आपने इसके अंदर कोई वैल्यू को सेट किया या नहीं। क्लियर हो गई बात, गुड। अच्छा जी, इसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ग्लोबल वेरिएबल, याद है आपको, कि अगर मैंने आपको फंक्शन में पढ़ाया था, सही है, क्या पढ़ाया था, मैंने ये बताया था कि यार अगर आपने किसी फंक्शन यानी किसी ब्लॉक ऑफ कोड या स्कोप के अंदर कोई ग्लोबल वेरिएबल बनाना हो, तो आप ग्लोबल कीवर्ड के साथ ग्लोबल लिख के उसको कोई वेरिएबल बनाते हैं, ग्लोबल कीवर्ड को यूज करते हुए ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। क्लियर है, ऐसी कहा था। बाकी अगर आप कोई वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर अगर मैं लिख दूं डॉलर नेम, सही है, सिंपल, तो क्या मैं इसको बाहर आउटसाइड द ब्लॉक में से यूज कर सकता हूँ, मैं यूज नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि वो किसी एक ब्लॉक के अंदर मौजूद है, एक स्पेसिफिक ब्लॉक में, तो उसकी स्कोप बाहर नहीं हो सकती। तो अगर मुझे इस फंक्शन में रहते हुए इस वेरिएबल को ग्लोबल बनाना है, तो मुझे क्या यूज करना पड़ता था, एक कीवर्ड जिसका नाम था ग्लोबल, तो मैं इससे पहले क्या लिख देता था, ग्लोबल, तभी मैं उसको ग्लोबल बना पाता था। यहाँ तक तो क्लियर है। अब सवाल ये है कि मेरे पास एक फाइल मौजूद है, गौर से सुनिएगा, इस फाइल के अंदर जो है कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं, सही है, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्सेस, यहाँ पर एक बटन मौजूद है, इसमें आप नेम डाल रहे हो, ईमेल डाल रहे हो, और इसमें आप पासवर्ड सेव कर रहे हो, ये 3 टेक्स्ट बॉक्स है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, ये एक अलग फाइल है और ये एक अलग फाइल है, ये फाइल 2 है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो इस फॉर्म में लिया जाने वाला डेटा मैं इस फाइल से दूसरी फाइल में ले जा सकूं और वहां पर डिस्प्ले करवा सकूं। क्लियर हो रही है बात। मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि यार मेरे पास एक फाइल मौजूद है और इस फाइल में कुछ फॉर्म लगा रखा है और फॉर्म के अंदर कुछ टेक्स्ट फील्ड्स मौजूद है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूं, तो मैं इस तमाम डेटा जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स यानी यूजर से ले रखा है, वो तमाम इंफॉर्मेशन मैं अगली फाइल में ले जाकर, इस अगली फाइल में ले जाकर यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकूं, जो जो इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, तो यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल से डेटा को दूसरी फाइल में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं किसी सिंपल वेरिएबल के थ्रू, यानी ग्लोबल वेरिएबल अगर मैं बना भी लूं, तो ग्लोबल वेरिएबल आपको पता है इस फाइल के अंदर ही जो है ना वो मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास एक फाइल थी और उस फाइल के अंदर मैंने एक फॉर्म बना रखा है, एचटीएमएल फॉर्म, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूँ तो सबमिट जो भी डेटा मैं इस फाइल के अंदर यानी इस फॉर्म के अंदर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो मैं दे रहा है या यूजर दे रहा है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन एक अगली फाइल पे जाए, एक अगले पेज पे जाए और वो तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पर डिस्प्ले हो जाए। तो ये काम हम ग्लोबल वेरिएबल के जरिए तो नहीं कर सकते। फिर हमारे पास आते हैं एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल, जिनके जरिए हम ये काम इजीली कर सकते हैं। क्या आते हैं, मतलब सुपर ग्लोबल वेरिएबल। फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे कि मैं यहाँ पर नोटपैड को लिख देता हूँ, कुछ जो है वो हम देख लेते हैं। नंबर 1 जैसे हम कह रहे थे डॉलर गेट, फिर आ जाता है डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, फिर आ जाता है हमारे पास डॉलर अंडरस्कोर
सर्वर, फिर हमारे पास आया था $_request, फिर आया था हमारे पास $_, फिर हमारे पास आया था $_session, फिर हमारे पास आया था $_cookie। और भी बहुत सारे हैं जिनके जरिए आप जो ग्लोबल वेरिएबल को यूटिलाइज कर सकते हो, और भी बहुत सारे ग्लोबल वेरिएबल हैं आपके पास। तो इनमें से कुछ देखते हैं कि इनको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है और कैसे जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाते हैं और मैं क्या करता हूँ, ये तमाम का तमाम कोड जो है वो कमेंट कर रहा हूँ और कमेंट करके जो है ना एंटर मार देता हूँ, नीचे चले जाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा मैं बेसिकली एक एचटीएमएल का फॉर्म बना रहा हूँ और सब आप सबको पता है एचटीएमएल का फॉर्म कैसे बनाया जाता है। तो शिफ्ट दबा के बाद मैं बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप की जो है वो बॉयलर प्लेट यहाँ पर लगा दी है और उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं फॉर्म। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद बॉडी में आ जाते हैं और बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पर जो है एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ। तो डॉट कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ और उस रॉ में जाओ, एक कॉलम क्रिएट करो MD-12 यानी पूरे 12 का कॉलम यहाँ पर क्रिएट कर दो। उसमें जाओ आप लेबल क्रिएट करो और लेबल क्रिएट करने के बाद उसमें आप लेबल के साथ साथ आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, मैं चाहता हूँ एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स भी क्रिएट हो जाए। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट टाइप क्या होगी, टेक्स्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एक कंटेनर बनाओ यानी क्लास डिव बनाओ जिसकी क्लास कंटेनर हो, एक और डिव बनाओ जिसकी क्लास रॉ हो, एक और डिव बनाओ जिसमें कॉल -MD-12 यूज हो रहा हो। उसके बाद उसके अंदर एक लेबल बनाओ और लेबल के साथ साथ एक इनपुट भी बनाओ, लेकिन वो किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का। एंटर प्रेस करूंगा तो ये सारा कोड देखिए आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई। मैं चाहता हूँ लेबल से पहले फॉर्म बनाओ और इस फॉर्म के अंदर लेबल और ये इनपुट टाइप टेक्स्ट बनाओ। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पर सारा कोड हो गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं, ये लेबल हो जाएगा, लेबल यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और ये फॉर्म यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, पहला लेबल बनाता हूँ नेम के नाम से और यहाँ पर जो है मैं चाहता हूँ एक क्लास भी यूज कर लूँ बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है form-control। ये क्लास यूज की जाती है कंट्रोल को 100% विथ पे ऑक्यूपाई करने के लिए। फाइल को सेव किया, पेज को आके रिफ्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हो मेरे पास कुछ इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। ठीक है, इसी तरीके से यार अच्छा एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि देखो यार, मैं जब माउस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होगे इस पे ये फोकस कर रहा है, ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा होगा, आप सबको दिख रहा होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस लेबल पे क्लिक करूँ ना तब भी ये फोकस करे, क्योंकि यार लेबल बिलोंग कर रहा है इस टेक्स्ट बॉक्स को। इस लेबल से मुझे पता चल रहा है कि मुझे इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कौन सी वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो ये काम कैसे करते हैं कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तब भी ये फोकस करे। तो यहाँ पर आपने सिंपल एक आईडी पास कर देनी है और इस आईडी का नाम रख देता हूँ कुछ भी जो आप रखना चाहो। मैंने रख दिया नेम, यहाँ पर कॉपी किया, इस नेम को आपने फॉर लेवल के अंदर पास कर देना है। फाइल को सेव करना है, पेज को रिफ्रेश करना है। अगर अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये देखो ये फोकस कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, इतनी एचटीएमएल सीएसएस तो आपको आनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। फिर दोबारा आते हैं, ये तो मैंने बना लिया एक नेम के लिए, एक और मैं बना लेता हूँ ईमेल के लिए। यहाँ पर मैं ईमेल पास कर दूंगा और ईमेल मैंने पास कर दी। अच्छा, एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपने इनके आईडी चेंज करते रहना है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ ईमेल, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, मैं चाहता हूँ टाइप भी जो है ना वो ईमेल हो। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि मुझे ईमेल के अलावा कुछ और यानी टेक्स्ट डालने नहीं देगा। ये एक सिंपल सा फॉर्म था मैंने जो यहाँ पर क्रिएट कर लिया आपके सामने, यहाँ पर मौजूद है और मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर रहा है यानी इसको फोकस कर पा रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसके बाद मैं एक बटन बना लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ एक HR यूज कर लेते हैं। HR का मतलब पता है किसी को, हॉरिजॉन्टल रो। एक लाइन बना लेता हूँ, नीचे की लाइन आ चुकी है, इसके नीचे बटन बना लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं यहाँ बेसिकली सीएसएस नहीं सिखा रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ एक इनपुट टाइप बटन बन जाए। इनपुट और बटन को सबमिट बटन, जब मैं सबमिट करूँ ये बटन बन गया सबमिट। अच्छा, वैल्यू के अंदर क्या लिखा जाता है, वैल्यू के अंदर क्या जाता है कि आप बटन का नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैं नाम रखना चाहता हूँ सेंड डेटा। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखो बटन बन चुका है। क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ उसमें बूटस्ट्रैप अप्लाई कर सकूँ, तो मैं बूटस्ट्रैप के लिए क्लास लिख देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू और मैं लिखता हूँ btn-danger। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखो बटन बन चुका है। क्लियर हो गई बात। तो ये देखा आपने कि हमने बूटस्ट्रैप के इस्तेमाल से किस तरीके से यहाँ पर जो एक फॉर्म क्रिएट कर लिया। क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को इशू नहीं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या करते हैं, हम उनके इस्तेमाल से क्या करते हैं, एक पेज से डेटा को दूसरे फाइल के अंदर लेके जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आपको पता है कि मैं चाह रहा हूँ इस टेक्स्ट बॉक्स का कोई नाम रखूं, तो हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है नेम के नाम से। हम इसके अंदर अपने टेक्स्ट बॉक्स पे कोई नाम असाइन करते हैं। तो मैंने इसका नाम असाइन कर दिया स्टूडेंट नेम। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से ईमेल का भी मैंने लिख दिया स्टूडेंट ईमेल। इस नाम के जरिए ही हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। क्लियर हो गई बात। और से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये जाता है इस फॉर्म के एक्शन के ऊपर।
याद रखिएगा सबमिट बटन का क्या काम होता है कि जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो जाता है किधर, इस एक्शन के ऊपर चला गया। अब मैं चाहता हूँ इस एक्शन पे जाए, इस एक्शन पे जब जाए तो एक फाइल बनेगी उसके ऊपर जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ receive.php के नाम से। मैंने एक फाइल बना ली, यहाँ पर दोबारा बॉयलर प्लेट बना रहा हूँ, बूटस्ट्रैप की बना ली। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक कंटेनर बनाओ, कंटेनर में रॉ बनाओ, रॉ के अंदर एक कॉलम बनाओ, -md-12 का ये बन गया। और इसके अंदर मैं चाहता हूँ एक टेबल बन जाए बूटस्ट्रैप का, तो हाइफन, अच्छा ये शॉर्ट कीज लिख रहा हूँ, bs-टेबल नहीं बन रहा, चले कोई बात नहीं। यहाँ पर आते हैं गूगल पे और बूटस्ट्रैप फॉर टेबल, यहाँ पर मैंने लिखा, ये मेरे पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी बूटस्ट्रैप की। मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये काफी सारे मेरे पास टेबल्स बने हुए हैं, तो मैं ये टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसका कोड ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पर आता हूँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ इसके अंदर। ये सारी रॉज मुझे नहीं चाहिए, ये मैं सारी रिमूव कर देता हूँ, एक रॉ छोड़ देता हूँ बस। और कॉलम में मुझे क्या चाहिए, सिर्फ नेम शो और ईमेल, क्योंकि मैंने दो ही टेक्स्ट बॉक्सेस बना रखे हैं, बाकी सबको मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर हो गई बात। फाइल को सेव करता हूँ, ये receive.php आपको चला के दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ receive.php, आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से टेबल डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने तो अभी रिकॉर्ड रिमूव कर दिए थे, अच्छा ये इसका आ रहा है, तो मैंने रिमूव कर दिया, फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश करते हैं। अच्छा ये जो टेबल है की बॉडी और ये नेम और कॉलम आ जाए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भी हटाओ, ये भी नहीं चाहिए। क्लास टेबल की हेडलाइट, ये कहाँ से आ रहा है, ये दोनों टेबल कॉपी, अच्छा एक और भी कॉपी हुआ होगा, सॉरी, यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं। फाइल को सेव किया, पेज पे आके रिफ्रेश किया, ये देखो नेम और ईमेल का जो टेबल है वो मेरे सामने बन चुका है। अच्छा मैं ये चाह रहा था कि जब मैं इससे कोई डेटा डालूं, सेंड करूं, तो वो इस जगह पर आके शो हो, नेम में नेम हो और ईमेल में ईमेल आके शो हो। ठीक है, बहुत सिंपल काम करना चाह रहे हैं और बहुत आसानी तरीके से करेंगे। यानी इस फाइल पे जब मैं क्लिक करूं इसके बटन पे, तो ये कहाँ जाता है, एक्शन के ऊपर जाता है। अब एक्शन का मतलब ये है कि मैंने किस पेज के ऊपर एक्शन किधर लेकर जाना है, तो मैं इसको बताऊंगा कि मुझे कहाँ लेके जाना है, receive.php में आपको जाना है। क्लियर है, क्लियर होगी बात। इसके बाद आता है आपके पास मेथड। अब आपके पास दो किस्म के मेथड होते हैं यहाँ पर, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट मेथड। दो किस्म के मेथड होते हैं, दोनों में फर्क होता है, काम एक ही जैसा करते हैं लेकिन दोनों में फर्क है। दो मेथड होते हैं, तीसरा कोई मेथड यहाँ इस्तेमाल नहीं होता फॉर्म में, तीसरा कोई मेथड। फॉर्म में होता क्या है, पहले ये यहाँ जाता है, चेक करता है किस एक्शन पे इसको जाना है और एक्शन में किस मेथड के ऊपर इसको जाना है। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया गेट मेथड, सिंपल। गेट होता है और पोस्ट होता है, दो किस्म के मेथड होते हैं, कौन से, गेट और पोस्ट। ठीक है, और सुनिएगा, जब ये यहाँ से गया सबमिट पे गया, यहाँ पर आया, उसने देखा कि एक एक्शन मौजूद है, उसपे एक्शन फाइल नेम क्या लिखा हुआ है, ये receive.php जाएगा, मेथड कौन सा इस्तेमाल कर रहा है, गेट। अब ये गेट करता है क्या, ये दिखाऊंगा मैं आपको लाइव जब हम इसको चलाएंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं वैल्यू कैसे लूंगा, सुपर ग्लोबल वैल्यू से। देखो बहुत सिंपल है, यहाँ पर आया, ये डी बॉडी के अंदर एक रॉ बना ली, tr बना ली। अच्छा यही फायदा है आपके पास PHP स्क्रिप्ट का, आप उसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। सही, कैसे, सिर्फ उसकी बॉयलर प्लेट आप लिखो और यूज कर लो। मैं इस रॉ के अंदर डेटा दिखाना चाहता हूँ ना, तो मैं आया, मैंने लिखा बॉयलर प्लेट बनाई, क्वेश्चन मार्क PHP, और यहाँ पर क्या किया, क्वेश्चन मार्क, ये PHP को बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ PHP का कोड लिख सकता हूँ, ऐसे ही हाँ के ना लिख सकता हूँ। यहाँ पर आया, अब मैं इस्तेमाल करूँ सुपर ग्लोबल वेरिएबल का, किसका, सुपर ग्लोबल वेरिएबल का। मैं लिखता हूँ पहला $get, $_get, कॉल किया, ये पास किया, इस तरीके से इसका सिंटेक्स लिखने का। क्लियर हो गई बात। उसके बाद सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा दी इसके अंदर, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू ले सकते हैं आपके पास। अब मैंने यहाँ पर से नेम किसने पास किया था, इसका नाम क्या रखा था टेक्स्ट बॉक्स का, स्टूडेंट नेम, कॉपी किया, यहाँ पर लग क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, हो गया। बस इतना करना है। दोबारा इस रॉ को कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया। इस बार स्टूडेंट नाम की जगह क्या लेकर आना है मुझे, स्टूडेंट की ईमेल, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। मैं अभी भी बता रहा हूँ मेरे कोड में गलती है, ये आप मुझे बताओगे गलती क्या है। पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर आके मैं पास किया सर, ईमेल पास करिए asad@gmail.com, यहाँ तक क्लियर है सबको। सेंड करा, सुपर ग्लोबल वेरिएबल क्या करेगा, एक इस फाइल में यहाँ जाएगा, यहाँ से गेट करेगा, क्या गेट करेगा, स्टूडेंट नेम। किस मेथड के थ्रू गेट करेगा, वो जो हमने वहां पर मेथड पास कर रखा है, ये पोस्ट या गेट, इस मेथड के थ्रू जो वो डेटा जो है निकालेगा इसके अंदर से। क्लियर है। अब देखिए मैं यहाँ सेंड कर रहा हूँ, मैंने मेथड क्या पास कर रखा था, अच्छा फाइल गलत है, पहले तो receive.php गलत बनी हुई,
मैंने क्या नाम रखा है? अच्छा नाम ही गलत देखो, ठीक है दोबारा आते हैं। मैंने पास किया सच और यहाँ पर पास करी सच ईमेल। आपने चीज नोटिस किया नहीं कि आप यूआरएल चेक करो, यूआरएल में क्या लिखा दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा होगा कि यार जो मैंने नेम बनाया था उस टेक्स्ट बॉक्स का, उसका नाम और उसके अंदर जो वैल्यू असाइन की गई है असद, फिर एंड स्टूडेंट का ईमेल जो मैंने नाम असाइन किया उसके अंदर उसकी क्या असाइन की गई है? ईमेल। यानी मैं अगर गेट मेथड का यूज करता हूं तो होता क्या है, वो मेरे पास देखो डेटा तो ले जाता है लेकिन वो यूआरएल के अंदर डेटा को लेके जाता है। किसके अंदर? यूआरएल के अंदर रख के लेके डेटा को लेके जा रहा है। और क्योंकि मैंने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पास कर रखा है तो वो क्या कर रहा है, उसकी वैल्यू को ले रहा है। अब उसकी वैल्यू को यहाँ से लेगा, स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट नाम प्रिंट करता है, स्टूडेंट ईमेल में स्टूडेंट ईमेल। लेकिन सवाल ये कि नाम तो प्रिंट हुआ ही नहीं ना ईमेल प्रिंट हुई, क्यों? वजह बताओ कि क्यों नहीं हुई? अरे देखो बहुत सिंपल वजह, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर वैल्यू तो आ चुकी है लेकिन प्रिंट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई पीएचपी का कोड है, किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू को अगर प्रिंट करवाना है तो एको का स्टेटमेंट यूज करते हैं। तो मैंने कहा लिखा है, क्लियर हो गई बात? तो मैंने यहाँ पर आके लिखा एको कर दो, जो भी इसके अंदर है वो एको कर दो। फाइल को सेव किया इस तरीके से, इसमें लिखा एको कर दो, फाइल को सेव किया। अब आते हैं दोबारा से पेज को रिफ्रेश करते हैं, दोबारा से यहाँ से वैल्यू भेजते हैं असद और ईमेल। यहाँ पर देखो ये आ गया असद asad@gmail.com। सवाल ये सर इसके इस टेबल के अंदर नहीं आया, क्यों? मैंने क्या गलती कर दी? यहाँ पर ये देखिए आप, ये मैंने टेबल बनाया, इसकी बॉडी बनाई, ये टेबल क्लोज हो गया, ये डिस्क की है, सॉरी माई मिस्टेक, टीआर के अंदर ही सब पास कर दिया, टीडी के अंदर पास होता है, किसी ने बताया ही जरूरी नहीं समझा। टीडी बनाई और टीडी के जब ये ओपन किया, इसी को क्लोज कर देते हैं। ये चीज यहाँ पास कर रहे हैं, कट करूंगा और यहाँ पेस्ट कर दूँ, क्लियर हो गई बात? सेम ऐसे ही दोबारा टीडी बनाऊंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा, इसको यहाँ से कट करा, यहाँ पर लाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए। तो बहुत सिंपल तरीके से आप बाय यूजिंग सुपर ग्लोबल वेरिएबल आप डेटा को ला सकते हैं। आपने देखा मैंने मेथड कौन सा यूज किया था? गेट। तो वो डेटा कहाँ से आया? यूआरएल से आया, ठीक है। अब पोस्ट में क्या फर्क है? अगर मैं यहाँ पर मेथड पास कर देता पोस्ट, पोस्ट पास किया और इस बार मैंने सुपर जो ग्लोबल वेरिएबल था मैंने पास कर देता हूँ, गेट की जगह क्या पास कर देता हूँ, पोस्ट $_पोस्ट। मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे भी पास कर देता हूँ। फर्क देखिएगा, दोनों काम यही करते हैं फाइल को वैल्यू को लेने के लिए, लेकिन क्या डिफरेंस है वो भी आपको दिख जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से सर्च ईमेल, क्या फर्क देखा? पोस्ट मेथड को यूज करने से आपका डेटा यूआरएल के अंदर डिस्प्ले नहीं होता। दैट्स व्हाई डेवलपर्स जो है वो पोस्ट मेथड को यूज करते हैं, लेकिन किया तो दोनों को जा सकता है, गेट और पोस्ट, क्योंकि दोनों तरीकेकार सेम है, डेटा को ले जाने के लिए काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो है वो पोस्ट मेथड का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वहां हमारा डेटा हाइड होकर हमारे यहाँ से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा होता है। तो आपने देखा किस तरीके से मैं डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ले जा पा रहा हूँ, ये देखो। अच्छा जी, तो यहाँ पर मेरे पास ये हमने पोस्ट के देखा, एक और हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल पढ़ा था $_रिक्वेस्ट, याद हो अगर आपको। तो यहाँ पर मैं इसको पास करता हूँ $_रिक्वेस्ट, सेम यही वेरिएबल में जो है नीचे भी पास कर देता हूँ कॉपी और ये किया पेस्ट। अच्छा अब रिक्वेस्ट एक ऐसा आपके पास जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, तो चाहे गेट मेथड हो या पोस्ट मेथड, दोनों के साथ जो है ना वो कंफर्टेबल है, चलेगा आपके पास, ठीक है। दोनों का डेटा लाके दिखाएगा, देखो कैसे। रिफ्रेश किया असद और ये ईमेल, ये देखो। अभी हमने कौन सा मेथड यूज कर रखा है? पोस्ट। पोस्ट के साथ भी $रिक्वेस्ट जो है मेथड चल रहा है। अगर मैं इस मेथड को आगे पोस्ट की जगह कर दूं गेट, फाइल को सेव किया, पेज को आगे दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, ये देखो असद और ये asad@gmail.com सेंड डेटा, आप देख सकते हो अभी भी डेटा आ रहा है। यानी $रिक्वेस्ट के इस्तेमाल से, सुपर ग्लोबल वेरिएबल के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, दोनों में, चाहे वो गेट मेथड यूज करो चाहे वो पोस्ट मेथड यूज करो, दोनों का डेटा आप जो है वो इजीली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाके डिस्प्ले करवा सकते हो। क्लियर होगी बात यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है? नहीं, क्लियर है? सही, गुड। तो आपने देखा कि किस तरीके से हम सुपर ग्लोबल $रिक्वेस्ट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को। अच्छा इसमें ये भी कह रहा है एन एसोसिएटिव एरे दैट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट। अच्छा आप अगर किसी इस पे कर्सर रखते हो ना, ये बाय डिफॉल्ट आपके पीएचपी मैनुअल से जो डिटेल दिखी होती है वो लाके दिखाता है,
ऑफिशियली जो इसकी डेफिनेशन है ना, ये उसने वहां से उठा के आपको दिखाई है। अच्छा, वो ये कह रहा है कि आपको गेट और पोस्ट, बल्कि आप कुकी के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म में लेके जाते हैं। अच्छा, एक और है हमारे पास, हमने पढ़ा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, अभी मैंने आपको बताया। अगर मैं इस पेज पर आऊँ, ये पीएचपी में आता हूँ और यहाँ पर अच्छा डॉलर अंडरस्कोर सर्वर जो है ना, वो डेटा आपको रिटर्न करता है एरे के अंदर। अच्छा, ये करता क्या है पहले तो ये देखते हैं। पहले मैं एको लिखता हूँ और एको लिखने के बाद किसी एरे में रिटर्न करता है, तो एरे किस तरीके से डिस्प्ले कराते हैं हम, प्रिंट आर फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर मैं टैग लिख लेता हूँ 3, और ये मैंने ओपन किया, इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखो प्रिंट आर का फंक्शन, और उसके अंदर में आके यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर। सही है, ये मैंने पास किया, फाइल को सेव किया। अब आप रिजल्ट देखिएगा, ये क्या करेगा, पूरी की पूरी जो भी मेरी इंफॉर्मेशन है, जो मैं सर्वर यूज कर रहा हूँ, ये देखिए बता रहा है मैं यूज कर रहा हूँ ये XAMPP और ये दिस सारी लोकल होस्ट पोर्ट 88 यूज कर रहा हूँ, कौन सा ब्राउजर है, कौन सा वर्जन है, उसका क्या चीज है, क्या नहीं है, फलाना। तो सारी चीजें आपको बस यहाँ पर देखो आ रही है उससे, इसकी मदद से, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर की मदद से। ठीक है, इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें जिनको हम विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें सब कुछ बता रहा है। इसमें हमारे पास एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, आप ये देखो, ये आपको पास हो रहा है PHP अंडरस्कोर सेल्फ। एरे की किसी एक इंडेक्स के ऊपर एक वैल्यू आपको देगी PHP अंडरस्कोर सेल्फ। अगर आप और से नोटिस करो तो ये देखो, इसका यूआरएल चेक करो, इस सेट फंक्शन फोल्डर का नाम एंड देन index.php। मैं चाहता हूं कि जब मैं डेटा डालूं इसके अंदर और सेंड करूं, वो दूसरे पेज पे ना जाए, इसी पेज के टेबल पे डिस्प्ले हो जाए। बात समझ में आ रही है? नहीं आई? अभी मैं एक फॉर्म से दूसरे, एक पेज से दूसरे पेज लेके जा रहा था, मैं चाहता हूं अब जब मैं सेंड करूं तो वापस इसी पेज के नीचे टेबल बनाया और उधर डिस्प्ले हो जाए। क्लियर हो गई बात? तब क्या करेंगे देख लेते हैं, आइए। मैं यहाँ पर इसको बंद कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं index.php में आता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा, आपने एक्शन देखा, यहाँ पर हमने देखा हमारे पास एक डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का एक वैल्यू मौजूद है। अगर आप देखो PHP अंडरस्कोर सेल्फ, ठीक है, मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा। कॉपी किया, यहाँ पर आया और यहाँ पर मैं पास करूंगा PHP, क्योंकि PHP लिख रहा हूँ, तो PHP ओपन टेक्स्ट एंड देन PHP क्लोज टेक्स्ट। यहाँ पर आके पास किया डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, क्योंकि हमें ये वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है ये, PHP अंडरस्कोर सेल्फ। क्लियर हो गई बात? मैंने कहा एक्शन कौन सी सेक्शन पे जाओ। अच्छा, ये डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP अंडरस्कोर सेल्फ हमें दे क्या रहा है, हमें एक यूआरएल दे रहा है, और वो यूआरएल कहाँ लेकर रीडायरेक्ट हो रही है, इसी पेज के ऊपर दोबारा घुमा के लेकर आता है, यही सेम चीज। ठीक है, हमने यही पास किया, क्या बात की, डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP अंडरस्कोर सेल्फ। ये करता है रीडायरेक्ट कर, जब इस बटन पे क्लिक होगा एक्शन, जब ये एक्शन पे जाएगा तो एक्शन पे क्या यूआरएल मिलेगी, इस सेट फंक्शन स्लैश इंडेक्स, ये वापस इसी पेज के ऊपर आएगा। ठीक है, अब ये पेज के ऊपर जब आएगा तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो कोड मैंने यहाँ तक सारा लिख रखा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कर देता हूँ यहाँ पर पेज, इसके नीचे। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, सिंगल मिनट कॉमा में देना आपने, फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पर आप आ गए। अच्छा जी, अब आपको सर ये वार्निंग आ चुकी है, एरर आ चुका है। अच्छा, ऐसा क्यों आया? देखो देखो, अभी वो हमसे ये कह रहा है अनडिफाइंड एरे की स्टूडेंट नेम, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो ये देखो सही कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यार आपने जो टेबल में ये पास कर रखा है, ये है क्या, मुझे नहीं पता ये क्या है, आपको पता है? नहीं, ये उसे तब पता चलेगा जब डेटा मैं टेक्स्ट बॉक्स में डालूंगा और डालने के बाद वो स्टूडेंट नेम में जाके असाइन होगा, तब मुझे पता चलेगा ये इस नेम के अंदर एक वैल्यू आगे सेट हो रही है। तो अभी तो नहीं पता, तो ये क्या थ्रो कर रहा है, एक वार्निंग, एरर नहीं वार्निंग, यार मुझे नहीं पता अनडिफाइंड दिस। अभी मैं अगर पेज को चलाऊं, ये एरर नहीं है, देखो चलेगा कोड, यहाँ पर आया, यहाँ लिखा सेंड डेटा, ये देखो इसी पेज के ऊपर हूँ मैं भाई, किसी और पेज के ऊपर नहीं हूँ, इस सेट फंक्शन के index.php के ऊपर ही। अभी ये गेट यूआरएल लगी, गेट मेथड लगा हुआ है, इसलिए आपको यूआरएल दिख रही है। मैं काम करता हूँ, तो गेट को हटा के कर देता हूँ पोस्ट। फाइल को सेव किया, पेज को वापस आके रिफ्रेश करते हैं, ये देखो। अच्छा, इस सेट फंक्शन index.php पर ही हूँ, ठीक है, मैं किसी और पेज पर इस वक्त नहीं हूँ। ठीक है, ये कैसे कर पाया मैं, क्योंकि डॉलर अंडरस्कोर सर्वर PHP अंडरस्कोर सेल्फ मुझे क्या करता है, यही पेज को रीडायरेक्ट करके देता है। तो आपको सर इतना जो है वो लंबा आपने काम किया, अगर मैं डायरेक्ट कर दिया तो क्या होता, मतलब मैं एक्शन में यार ये लिखता ही नहीं, ये लिखना ही नहीं, और उसकी जगह डायरेक्ट क्या कर देता, index.php, तब भी ये काम होता, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर, क्योंकि वो यही इसी एक्शन के ऊपर वापस लेकर आता है। क्लियर है? मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ,
यहाँ पर पेज को हटाया, रिफ्रेश किया, ये देखो यहाँ पर आते हैं, इसमें लिखते हैं असद, ये देखो तब भी काम हो रहा है। तो दोनों एक ही बात है, कोई आपके पास इश्यू नहीं है। मैं दिखाने का मकसद ये था कि आपके पास डॉलर अंडरस्कोर सर्वर का जो PHP अंडरस्कोर सेल्फ है वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, मतलब क्या URL दे रहा है, तो एक ही बात हो गई। आप उसको इस से भी कर सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट उस अपने जो पेज का नाम है वो फाइल का नाम वो भी दे सकते हो। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब एक चीज सवाल ये, मैं इस वार्निंग को हटाना चाहता हूँ भाई, मैं इस वार्निंग को कैसे रिमूव करूँ? बहुत सिंपल तरीका है, देखो कैसे। यहाँ पर आया, इस कोड को अभी मैं रिमूव कर रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिस्टम बनाऊंगा। मैंने कहा इफ, एक काम करते हैं इससे भी पहले, यहाँ पर PHP का कोड यहाँ पर लिख लेते हैं, कुछ छोटा सा PHP का कोड। देखिए आसान बनाना है कोड को तो और आसान करते हैं। PHP और ये ओपन किया, ये क्लोज कर दिया। यहाँ पर आया, मैंने क्या कहा इफ, पहले चेक करो क्या इस सेट, क्या चेक करो कि यार ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसमें क्या, मैं चाहता हूँ ये चेक करें ये बटन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं आके इस बटन को एक नाम दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, एक नाम। मैंने नाम दे दिया क्या, नेम दे दिया क्या, सेंड, जो भी नाम देना चाहो। मैंने कहा आगे चेक करो क्या इस सेट, क्या चेक करो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, तो जो भी यूज करना चाह रहे हो आप। मैंने कहा चेक करो क्या ये वेरिएबल डिक्लेयर है, और अगर है तो उसकी कोई वैल्यू सेट की गई है या नहीं। मैंने देखो वैल्यू सेट कर दी, वैल्यू क्या है इसकी, सेंड। तो ये चेक करेगा आगे, क्या चेक करेगा कि यार ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है या नहीं। अगर करती है तो तुम क्या करो, ये जो कोड मैंने यहाँ लिखा था ना, ये वाला, ये यहाँ लिख दो। मैंने कहा ये जो भी आ रहा है सुपर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, तुम क्या करो इसको एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर डाल दो, यानी जो भी इसके अंदर आया वो किसमें डाल दो, नेम के अंदर। क्लियर, आसान कर दिया कोड। और अब दोबारा आया, मैंने डॉलर ईमेल नाम का एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा जो तुम्हें इससे मिल रहा है इससे, वो तुम क्या करो इस वेरिएबल के अंदर साइन कर दो। क्लियर हो गई बात। मैंने क्या कहा इफ इस सेट, क्या देखो चेक करो, क्या चेक करो कि यार ये जो बटन है इसके अंदर जो नेम मैंने पास किया है क्या वो वैल्यू सेट की गई है उसकी सेंड या नहीं। अगर की गई है तो क्या करो, इससे जो डेटा आया है वो किसमें डाल दो, नेम में, और इससे जो डेटा आ रहा है वो किसमें डाल दो, ईमेल में। क्लियर हो गई बात, कोई फर्क नहीं है। तो मैं यहाँ पर आके डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये देखो यहाँ पर आके मैं इतना लंबा थोड़ा जो कोड लिख रहा था, मैं आके ये भी लिख सकता हूँ, क्वेश्चन मार्क PHP, ये आया, ये बंद किया। यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, एको डॉलर नेम, और यहाँ क्या पास कर दूंगा, एको डॉलर ईमेल, क्योंकि ईमेल वगैरह इसमें आ चुकी होगी। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रिफ्रेश करूँ, ये देखो असर तब भी डेटा आ रहा है, लेकिन वार्निंग आ रही है। हमें वार्निंग खत्म करनी है। क्या खत्म करनी है, अच्छा जी तो खत्म कर देते, कोई मसला नहीं, आसान है, हो जाएगा। ये देखो मैंने कहा इफ, सही है, यहाँ पर PHP लगानी पड़ेगी पहली बात तो, क्वेश्चन मार्क PHP, और ये बंद कर दिया PHP को। यहाँ पर आया, यहाँ लिखूंगा इफ, अगर डॉलर नेम इफ एम्प्टी, चेक करो अगर ये अभी खाली है, बाय डिफॉल्ट वो खाली है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इफ एम्प्टी, क्या एम्प्टी, डॉलर नेम, तुम क्या करो उसको एक मैसेज दिखा दो, क्या मैसेज दिखा दो, अभी खाली हूं। वरना क्या दिखा दो, एल्स में अगर खाली नहीं तो क्या दिखा दो, वैल्यू प्रिंट कर दो किसकी, एको डॉलर नेम की। बहुत सिंपल। क्लियर हो गई बात, क्लियर है। सेम काम जो आपने यहाँ किया आप इसको कॉपी करो और इसमें पेस्ट कर दो। बस क्या चेंज करोगे आप, नेम की जगह क्या कर दोगे, ईमेल। फाइल को सेव करते हैं, अब देखते हैं, ये देखो अभी खाली है, क्योंकि अभी उसमें कोई वैल्यू नहीं, एम्प्टी है ना, कुछ भी नहीं है, खाली है। अब मैं इसमें अगर कोई वैल्यू भेज दूं तो अब खाली वाली जो कंडीशन थी वो रिमूव हो जाएगी और क्या आ जाएगा, इसके अंदर डेटा आएगा। क्लियर हो गई बात, क्लियर है, नहीं समझ में एक दो दोबारा रिपीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्म बनाया और इस फॉर्म पे जब सबमिट हो, मैंने इस फॉर्म की बटन पे मैंने एक नाम दे दिया, सेंड। सही है, मैंने कहा जब फॉर्म सबमिट हो तो कहाँ की सेक्शन पे जाना है, वापस index.php। मैं जाके डॉलर सर्वर PHP अंदर कुछ सेल्फ भी लिख सकता था, मैंने आपको करके दिखाया। और इसी कौन से मेथड पे आना है, पोस्ट। मैं यहाँ आया, मैंने इस सेट किया, मैंने कहा चेक करो क्या ये वेरिएबल डिक्लेयर है, और अगर डिक्लेयर है तो कोई वैल्यू सेट की गई है, तो उसने चेक करा, हाँ भाई ट्रू है, आंसर आ गया ट्रू, यानी 1 आ गया। जैसे ये तो मैंने कहा ये इसमें से जो भी डेटा है वो निकाल के इसमें डाल दो, इसमें जो डेटा है वो किसमें डाल दो। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट ना लिखी पोस्ट भी लिख सकता था, मेरी मर्जी है,
ठीक है, मैंने आपको भी बताया। इन दोनों में डाल दो। अब यहाँ पर आके मैंने पास कर, जब मैंने सिंपल एको डॉलर नेम लिखा, एको डॉलर ईमेल लिखा तो एरर आ रहा था, वार्निंग क्यों आ रही थी? ठीक था उसमें भाई, मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, अभी मैं एक अनडिफाइंड एरे हूँ, मुझे इनका कुछ भी नहीं। तो मैंने कंडीशन बनाई, अगर नाम एम्प्टी हो तो क्या दिखा दो, अभी खाली हूँ, और अगर नाम आ चुका है तो एको में नाम प्रिंट कर दो इस सीडी के अंदर। चलोगे, सेम काम मैंने यहाँ किया, फाइल को सेव किया, पेज को जैसे ही मैं अब जाकर रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर आके दोबारा से काम करूंगा, सर्च और ये ईमेल डाली तो आपके सामने यहाँ पर डेटा रिसीव हो गया। क्लियर हो गई बात? कोई इशू किसी को नहीं है? तो समझ में आ गया किस तरीके से हम एक फॉर्म से डेटा दूसरे फॉर्म में लेके जाते हैं या उसी फॉर्म के अंदर डेटा को डिस्प्ले कराते हैं। क्लियर हो गई बात? तो करते हैं आज की क्लास खत्म यहाँ पर, और प्रैक्टिस करिएगा इसकी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।